कक्षा 9 के विज्ञान के भौतिक विज्ञान में गति वाले पाठ का आज दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने गति क्या है, गति की सापेक्षता क्या है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, किस प्रकार हम सापेक्षता को अनुभव करते हैं, दृष्टा क्या है और दृष्टा के आधार पर चीज़ों को हम कैसे देखते हैं, सापेक्षता क्या होती है, इसका हमने पढ़ा था और उदाहरणों के द्वारा इसका अनुभव भी किया था। गति के अवस्थाओं के बारे में भी हमने पढ़ा था कि दो प्रकार की गति की अवस्थाएं होती हैं, एक तो है विराम अवस्था और एक गति की अवस्था। मैंने आपको यह भी बताया था कि विराम अवस्था भी गति की एक अवस्था ही है, क्योंकि जैसे हम उदाहरण लिए थे कि हम अभी जैसे मैं अभी स्थिर हूँ, आपके सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, किंतु पूरी पृथ्वी गतिमान है, इसलिए मैं भी पृथ्वी के साथ साथ गतिमान हूँ। तो पृथ्वी के बाहर का व्यक्ति यदि खड़ा होगा तो उसे ऐसा फील होगा, एहसास होगा कि पूरी पृथ्वी गतिमान है और उसके साथ साथ पृथ्वी पर रखी हर वस्तु गतिमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर लगभग 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गतिमान होती है। आज हम गति के कुछ प्रकार पढ़ेंगे कि गति के किस प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए, सामान्य रूप से अगर हम पृथ्वी की ही बात करें तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती भी है, चक्कर भी लगाती है और अपने स्थान पर भी घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण से मौसम बदलते हैं। कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल वाले भाग में आपने पढ़ा होगा। और अपनी स्थिति पर ही, अपनी धुरी पर ही गोल गोल घूर्णन करने के कारण, अपने स्थान पर ही नाचने के कारण दिन और रात होते हैं। अब हम गति के कुछ प्रकार पढ़ेंगे। गति की तो ये दो प्रकार की गतियाँ हमारी पृथ्वी ही करती है। गति कुछ प्रकार है। नंबर 1 है काल्पनिक गति। काल्पनिक गति जो हमारी काल्पनिक गति है वह क्या है, इस काल्पनिक गति को अंग्रेजी में हम वाइब्रेटिंग मोशन भी कहते हैं। यहाँ हम लिख देंगे टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए, काल्पनिक गति का मतलब होता है कि कण या पिंड या जो भी वस्तु है वो अपने स्थान पर ही, मान लेते हैं कोई पिंड है या कण है, अपने स्थान से इधर और उधर, इधर उधर गति करे। मतलब ये अपनी स्थिति को यहाँ परिवर्तित करे, फिर वापस लौट कर आए, फिर यहाँ परिवर्तित करे, अपने स्थान पर ही कंपन करे। ऐसी गति को हम काल्पनिक गति कहते हैं। यह गति दोलन गति भी कहलाती है। इसको हम दोलन गति भी कहते हैं। जब कोई वस्तु या पिंड अपने स्थान से इधर उधर, मतलब अपना स्थान छोड़ के नए स्थान पर जाए, पुनः लौटकर उसी स्थान पर आए और फिर उसके विपरीत दिशा वाले स्थान पर चले जाए, तो इस प्रकार की गति को हम कैसी गति कहते हैं? काल्पनिक गति या दोलन गति कहते हैं। अगर आप लोहे की कोई पत्ती ले लें और उसको ऐसे पकड़ करके ऐसे करके छोड़ दें तो ऐसे करके वो कांपेगी। तो इस प्रकार गति होती है, क्या होगी? वह गति होगी कौन सी? काल्पनिक गति। अगर दोलन गति की बात करें तो मान लेते हैं कि कोई एक आदीर्ण आधार है, इससे एक धागे से बांध करके कोई हमने पिंड बांध दिया है। हम पत्थर ही बांध सकते हैं, कुछ भी बांध दें। प्रैक्टिकल लैब में अगर आप भौतिक विज्ञान जाएंगे तो आपको गोलक मिलेगा, ऐसे ही पीतल का या लोहे का, और इसको हम ऐसे पकड़ करके थोड़ा ऊपर उठा करके छोड़ दें तो ये हमारा कुछ यहाँ पर आकर अगर छूट जाए तो ये यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे गति करेगा। तो इसकी अपनी माध्य स्थिति से इधर और उधर की जो गति है, इस गति को हम दोलन गति कहेंगे।
यहाँ पर आपको एक चीज़ विशेष मिलेगी इस गति में कि गति का जो मार्ग है वह बदलता नहीं है, मार्ग यही रेखा रहेगी। ऐसे ही मार्ग यही वक्र रहेगा। ये वक्र का जो मार्ग है, जिस वक्राकार मार्ग पर ये गति कर रहे हैं, यह वक्राकार मार्ग बदलेगा नहीं, बार बार इसी पे होता रहेगा। जब एक ही पथ पर बार बार गति हो तो ऐसी गति को हम आवर्ती गति भी कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति बार बार उसी मार्ग पर गति कर रही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति बार बार उसी मार्ग पर गति कर रहा है। ये सभी आवर्ती गतियों के उदाहरण हैं। आपको दोलन गति या काल्पनिक गति समझ में आ गई होगी। इसकी परिभाषा आपको समझनी है, लिखनी नहीं है। दूसरा आपका आता है, जो दूसरी गति है, वैसे इससे पहला होना चाहिए था सरल रेखीय गति। इसे आप लोग खूब जानते हैं। सामान्य रूप से जो भी गतियां हम पढ़ते हैं वह सरल गति के रूप में ही पढ़ते हैं। इसे हम ऋजुरेखीय गति भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। आपने रेलगाड़ी पर रेल को दौड़ते देखा होगा, रेल की पटरी पर रेलगाड़ी को दौड़ते देखा होगा। उसकी गति क्या होगी? सरल रेखीय गति है। साइकिल चलाते हुए जो आपने घर के जाते हैं तो एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करते हुए एक सीधी रेखा में चलते हैं। यदि हम मोड़ों को थोड़ा सा निगलेक्ट कर दें तो वो भी एक प्रकार की सरल रेखीय गति है। अगर हम समझें कि यहाँ से साइकिल चलाते हैं, यहाँ गए, यहाँ थोड़ा मुड़ गए, तो यहाँ से यहाँ तक की सरल रेखी है, फिर यहाँ से यहाँ सीधे मुड़ गए, वो यहाँ से यहाँ तक की सरल गति है। ये थोड़ी सी बीच की वक्री गति है, ठीक, पर सरल रेखी गति है। यहाँ तक कि भौतिक विज्ञान में अगर हम ध्यान दें तो सड़क पर दौड़ती हुई कार की गति भी हम सरल रेखी गति ही मानते हैं। अगर हम कार को थोड़ा सा आगे पीछे या बाएं दाएं मोड़ लें तो उस गति को हम अपना निगलेक्ट मान लेते हैं, वो सरल रेखी गति ही मानी जाती है। तीसरी प्रकार की आपकी गति है जिसे भी हम जानते हैं, अभी हमने चर्चा की थी इसकी, घूर्णी गति या घूर्णन गति। अपने अक्ष के परितः घूमना, अक्ष के परितः घूमने वाली गति होती है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में रोटेटरी मोशन बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर, अपने अक्ष पे क्या करती है? घूमती रहती है ना। अपनी अक्ष पे, पृथ्वी की अक्ष है तो ऐसे घूमती रहती है, ठीक, और 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो पृथ्वी की अपने अक्ष पर जो गति है वह घूर्णन गति है, रोटेटरी मोशन है। इसमें एक प्रकार की गति इसी में और जोड़ी जाती है, इसको हम वृत्ताकार गति भी कहते हैं। वृत्ताकार गति भी अगर हम ध्यान दें तो अगर पृथ्वी ऐसे घूम रही है अपने अक्ष, ये पृथ्वी का अक्ष है और पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर ऐसे घूम रही है, तो जो पिंड यहाँ पर है वो वास्तव में ऐसे चारों तरफ एक प्रकार की वृत्तीय गति करता रहता है। तो इसलिए हम घूर्णन गति में वृत्ताकार गति को भी ले आते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम दूरी और विस्थापन के आधार पर देखें, मतलब कितने समय में पिंड ने कितनी दूरी तय की है, कितना चला है वह, उसके आधार पर भी जो हमारी गति है वो दो प्रकार की है। एक होती है एक समान गति, एक समान गति। एक समान गति को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं अपने घर से आप विद्यालय तक आते हैं या विद्यालय से आप घर तक जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो बिना समय बीते आप ये कार्य कर नहीं पाते, क्योंकि समय तो यूनिवर्सल है, वो बीतता ही रहता है, अभी भी बीत रहा है। तो ये जो गति बीत रही है, जो समय बीत रहा है उसमें जो गति हो रही है, पिंड का स्थानांतरण हो रहा है, पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। तो यदि निश्चित समय में, जैसे मान लेते हैं वो 10 किलोमीटर लग गया, तो 10 किलोमीटर जाने में मान लेते हैं पिंड को 15 मिनट का समय लगा, तो हर 5 मिनट या हर 5 मिनट में जितनी वो गति करेगा वह अगर बराबर हो तो
ऐसी गति एक समान गति होगी। मतलब समान समय में समान दूरी तय करना, समान समय में यदि पिंड समान दूरी तय करे तो ऐसी गति एक समान गति कहलाती है। इसी का उल्टा दूसरी वाली है जो है, उसे हम कहते हैं असमान गति। असमान गति को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ये क्या होती है? असमान गति जो होती है वो समान समय में समान दूरी नहीं तय करती। या तो समय समान नहीं होगा, या तो दूरी समान नहीं होगी, या दोनों ही समान नहीं होगी। तब ऐसी स्थिति में जो हमारी गति होगी वह असमान गति कहलाएगी। अब इसमें हमने कुछ शब्दों के नाम लिए हैं, जैसे दूरी क्या है ना। जैसे हमने एक बात कही, एक तो हमने कहा दूरी और एक हमने कहा समय। तो ये दूरी क्या है, समय क्या है, ये सब गति को परिभाषित करने या गति को समझने के लिए कुछ राशियां हैं। तो अब हम अगली हेडिंग जो पढ़ेंगे वह है राशि। इसे अंग्रेजी भाषा में हम क्वांटिटी कहते हैं। बड़ा सिंपल सा शब्द है राशि। आप लोगों ने इस शब्द को खूब सुना होगा। गांव के जो बच्चे होंगे उनको तो पता ही होगा, जब खलिहान में फसल कट करके अनाज इकट्ठा हो जाता है तो कहा जाता है कि आज हमारे यहाँ राशि होगी। अर्थात आज जो हमारी क्वांटिटी इकट्ठा हुई है ग्रेन्स की, सेरेल्स की, उसका क्या होगा, उसका मापन किया जाएगा और उसको घर में रखा जाएगा कि कितना उत्पादन हुआ है। तो जिसका मापन किया जाए वही क्या है, राशि। राशि क्या है, जिसका मापन किया जाए। भौतिक विज्ञान में जिसका मापन किया जाता है उसी को हम राशि कहते हैं। राशि वह है जिसका मापन किया जाए। और एक भौतिक विज्ञान में किसी वैज्ञानिक ने यह भी कहा है कि भौतिक विज्ञान पूर्णतया मापन का विज्ञान है। इसमें हम कोई भी राशि लेते हैं तो सर्वप्रथम उसका मापन ही करते हैं। सिद्धांत भी देखते हैं, पर सिद्धांत में भी अगर आप ध्यान देखें तो उसमें मापन जरूर आता है। अर्थात हम कुछ भी करें भौतिक विज्ञान में, पर मापन का कार्य जरूर आता है उसमें। ठीक है। अब यह जो राशियां हैं, ये राशियां होती क्या हैं? ये राशि, जैसे हमने कहा कि लंबाई 10 मीटर है, किसी स्थान की, किसी चीज़ की लंबाई या कुछ भी, कोई पथ की लंबाई, कोई रास्ते की लंबाई कुछ है जो 10 मीटर है। इसमें दो चीज़ें आ गई, एक तो आ गया 10 और एक आ गया मीटर। ये 10 क्या है और मीटर क्या है? यह मीटर तो हमारा मात्रक है और ये 10 क्या है, ये गिनती है, जिसे हम भौतिक विज्ञान में मात्रक के साथ लगने के बाद आंकिक मान कहते हैं। तो हम जानेंगे कि मात्रक क्या है और आंकिक मान क्या है। सामान्य रूप से अगर आप देखें तो पहले हम बात करते हैं मात्रक की। इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं यूनिट। अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई मीटर पैमाना नहीं है, कोई मापने के लिए किलो नहीं है, लीटर नहीं है, कुछ नहीं, हमारे पास मापने का कोई यंत्र है ही नहीं। ऐसी स्थिति में अगर मैं कह दूं कि आपको इस बोर्ड की लंबाई निकालनी है तो आप क्या करेंगे? आपके पास मापने का क्या साधन है? आपके पास है, सोचिए किस तरह से आप मापेंगे इसको। सामान्य सी बात है, हर बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? वह अपने हाथों का इस्तेमाल करेगा। एक हाथ, फिर यहाँ से 2 हाथ, फिर यहाँ से हाथ के बाद कम पड़ता है तो बित्ता, इसको कहते हैं एक बीता, फिर बीता कम पड़े तो अंगुल। इस तरह से हम मापेंगे। इस तरह से हम इस बोर्ड की लंबाई को माप लेंगे कि ये कितने हाथ, कितने बीते और कितने अंगुल से यह लंबाई बनी है। लेकिन अगर ध्यान दिया जाए
तो क्या प्रत्येक व्यक्ति का हाथ एक जैसा होगा? क्या प्रत्येक व्यक्ति की अंगुलियों की जो बीच की दूरी है वह एक समान होगी? क्या प्रत्येक व्यक्ति की अंगुलियां समान मोटाई की होंगी? पतले व्यक्ति की कम होंगी, मोटे व्यक्ति की अधिक होंगी। तो यह जो मात्रक हमारा जो हाथ नाप से मापना, वित्ते से मापना, यह एक यथार्थ मान नहीं बताता। और भौतिक विज्ञान में जो मापन करते हैं वो यथार्थ होना चाहिए, माप हमारी यथार्थ होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। तो फिर क्या करें हम इसके लिए? तो इसके लिए एक व्यवस्था की गई कि कुछ स्टैंडर्ड बना लिए जाए। स्टैंडर्ड बनाने का तरीका अपनाया गया कि कुछ लंबाई है जिसको हम मीटर मान लेते हैं, कुछ लंबाई है जिसको हम सेंटीमीटर मान लेते हैं, या मीटर के आधार पर ही सेंटीमीटर में उसका डिवीजन कर लेते हैं, मिलीमीटर में डिवीजन कर लेंगे, किलोमीटर में उसको हम इकट्ठा करके बांट लेंगे। कुछ भी करेंगे, पर जो भी करेंगे वो हम एक निश्चित मानक को मान कर ही करेंगे। या जो मानक हम मानते हैं, या जो भी मानक हम मानते हैं, इसी मानक को हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं और उसी नाम को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर का मानक जो बनाया गया है वो पुरानी पद्धति के आधार पर फ्रांस की राजधानी पेरिस से 90 किलोमीटर दूर सेरेबियर नाम का स्थान है, जहाँ पर प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु की एक छड़ रखी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसकी लंबाई को 1 मीटर का मानक माना जाता है। यहाँ तापमान की बहुत बड़ी बात है, और प्लेटिनम इरिडियम को ही मिक्स क्यों किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। प्लेटिनम इरिडियम को मिक्स करने पर ऐसी धातु बनती है, ऐसी मिश्र धातु बनती है जिस पर ताप का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। आपको पता है धातुएं गर्म करने पर थोड़ा फैलती हैं और ठंडे होने पर सिकुड़ती हैं, लेकिन प्लेटिनम और इरिडियम धातु को मिला देने से जो मिश्र धातु बनती है उसको ताप का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप जो बनाए रखा जाता है, फिक्स टेम्परेचर, इससे क्या होता है, जब टेम्परेचर फिक्स है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो हमारी लंबाई भी ना तो घटेगी और ना ही बढ़ेगी। इस तरह से एक हमने मानक मान लिया मीटर का। तो इसी प्रकार से हमको अगर राशि के बारे में, मात्रक के बारे में समझना है तो क्या करते हैं? मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उस राशि के एक निश्चित मान को हम मानक मान लेते हैं। इसी मानक को जो नाम देते हैं उसी को हम मात्रक कहते हैं। और अगर जैसे हमने लिखा 10 मीटर, तो 10 मीटर में किसी लंबाई में, कोई लंबाई है वो 10 मीटर है, तो पूरी लंबाई में मीटर कितनी बार आया है? 10 बार। इसलिए हम ये कहेंगे कि पूरी लंबाई में मीटर 10 बार आया है, अर्थात लंबाई राशि है, किसी राशि में उसका मात्रक जितनी बार मिला होता है या सम्मिलित होता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को आंकिक मान कहते हैं। ठीक, इस तरह से हमने मात्रक क्या है और आंकिक मान क्या है सीख लिया। अब राशि का हम मापन करेंगे। मापन करने के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो हमको चाहिए आंकिक मान और दूसरा चाहिए मात्रक। बिना आंकिक मान और मात्रक के हम राशि का मापन कर नहीं सकते। तो हमने ये भी जान लिया कि आंकिक मान क्या है और मात्रक क्या है। अब इसी मात्रक और आंकिक मान को मिला करके एक नया शब्द बनता है जिसे हम कहते हैं परिमाण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। परिमाण का अर्थ होता है आंकिक मान गुणे मात्रक। मात्रक और आंकिक मान का जो गुणन होता है वह परिमाण के रूप में व्यक्त होता है। जैसे हमने कहा कि लंबाई 10 मीटर है, तो जो भी लंबाई है, खेत की है, रास्ते की है, कहीं की लंबाई है, उस लंबाई का परिमाण कितना है। अगर कहा जाए लंबाई का परिमाण कितना है तो हम कहेंगे 10 मीटर। 10 आंकिक मान और मात्रक के रूप में हमने क्या कहा? मीटर। तो आपको समझ में आ गया राशि क्या है, राशि का मापन क्या है, मापन कैसे करेंगे? आंकिक मान और मात्रक की सहायता से। मात्रक किसे कहते हैं? किसी राशि के निश्चित मान को मानक मान लेते हैं, उस मानक को जो नाम देते हैं वही मात्रक है। और किसी राशि में उसका मात्रक जितनी बार सम्मिलित होता है, जैसे लंबाई 10 मीटर है तो मीटर 10 बार आया,
तो 10 क्या है हमारा आंकिक मान। किसी राशि में उसका मात्रक जितनी बार सम्मिलित होता है उसे हम उसका आंकिक मान कहते हैं। और जो परिमाण है वह आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। या ऐसे हम कहें कि आंकिक मान और मात्रक का जो गुणा है, जैसे 10 मीटर, ये परिमाण है। लंबाई 10 मीटर है अर्थात लंबाई का परिमाण 10 मीटर है अर्थात आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल के बराबर है। इस तरह हमने सीख लिया ये सारी चीज़ें। अब इसमें राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, वो बहुत आवश्यक हैं जानना। एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। तो पहले जानेंगे अदिश राशि क्या है। अदिश राशि को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अदिश का मतलब स्केलर और राशि का क्वांटिटी। क्वांटिटीज का मतलब बहुत सारी होती हैं, एक तो होती नहीं। तो अदिश राशि क्या है? ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण हो। जैसे हमने कहा लंबाई 10 मीटर है तो 10 मीटर परिमाण है। अब इसकी कोई दिशा नहीं है कि उस तरफ से माप के इस तरफ तक ले आ रहे हैं, इस तरफ से माप के उस तरफ जा रहे हैं। इसकी कोई दिशा की फिक्सेशन नहीं है। ये फिक्स है कि 10 मीटर है। किस दिशा में है, कहाँ है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। आपसे कहा जाए कि एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली जा रही है, तो जा रही है। किस दिशा में जा रही है हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, हिंदी में लिखें यदि, तो किलोमीटर प्रति घंटा ये मात्रक हो गया और ये हो गया आंकिक मान। तो ये परिमाण हो गया, आंकिक मान मात्रक मिलके परिमाण हो गए और इसमें कोई दिशा नहीं है कि किस दिशा में जा रही है। तो ये हमारी अदिश राशि। तो अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती। फिर से सुनिए और नोट कर लीजिए। ऐसी राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है, ऐसी राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसके उदाहरण हैं चाल, दूरी, कार्य और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी हैं, ऊर्जा आदि। बहुत सारी राशियां हैं जो अदिश हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश को इधर देखते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं या सदिश राशियां? सदिश को हम अंग्रेजी में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें केवल परिमाण था, दिशा नहीं थी। तो अगर उस दिशा को यहाँ लाके मिला दिया जाए तो ये सदिश हो जाएगी। दिशा के साथ सदिश, साथ हो दिशा, अदिश ना हो दिशा ना। तो ऐसी राशियां जिनमें परिमाण भी हो और साथ साथ में दिशा भी हो, क्या हो, दिशा भी हो, तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहेंगे। जैसे हमने कहा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कार पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो दिशा भी फिक्स है, हमको पता है कि पूर्व दिशा है और हमको परिमाण भी पता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरह से सदिश राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। इसके उदाहरण अगर ले लें, जैसे विस्थापन, दूरी, क्षमा कीजिएगा, विस्थापन, वेग, संवेग, बल और भी बहुत सारी हैं। इन सभी राशियों से अभी हम परिचित होंगे इसी पाठ। अगले वीडियो में हम लोग दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, औसत चाल क्या है, वेग क्या है, औसत वेग क्या है, त्वरण क्या है, संवेग क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।